तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी DOU सीज़न 2 ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 8। अगर इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतने डीप में एक्सप्लेन कहीं नहीं मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक को और हमें बताया जाता है कि केन्ना एरा के दूसरे साल में एक परिवार हुआ करता था जो कि फार्मर था। और ऐसे ही एक दिन एक जुआरी उनके घर आता है, एक ट्रैवलर भी होता है वो। और यहाँ पर क्योंकि वो परिवार बहुत सुख और समृद्ध वाला था तो यहाँ पर उन्होंने उसे नहलाया, खिलाया पिलाया और ऐसे ही उस जुआरी की उन्होंने अच्छे इंसान होने के नाते काफ़ी सेवा की। और उसी रात की बात है, वहाँ पर 12 के 12 लुटेरे घुस गए और एकदम से मार काट मचा दिया पूरे घर में, पूरा खानदान ख़त्म कर दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर सब के मरने के बाद भी एक बच्चा बच गया था, उस घर का सबसे बड़ा बच्चा। और ये जुआरी के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। यहाँ वो जुआरी जो होता है एकदम से उस बच्चे को छुपाने की कोशिश करता है। उसे समझ में आ जाता है कि ऐसे वो नहीं बचा पाएगा उसे। तभी उसे मंदिर की एक बहुत बड़ी बेल दिखती है जिसमें वो बच्चे को छुपाकर अपने पीठ के ऊपर लाद लेता है, उतने भारी बेल को। खैर ऐसे ही एकदम से हम देखते हैं कि उन्हें खोज लिया जाता है लुटेरों के द्वारा और अपने तलवारों से इतने भयानक वार वो करते हैं कि लिटरली उसका शरीर पूरा घावों से भर जाता है और उसका प्राण वहीं के वहीं निकल जाता है। लेकिन फिर भी वो वैसे ही खड़ा रहता है, यहाँ तक कि सारे के सारे जो लुटेरे होते हैं वो भी उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही साल बीतते हैं और जिस बच्चे को उस जुआरी ने बचाया था वो बड़ा हो जाता है और उस बच्चे का नाम होता है हियाची हानायामा। और उस जुआरी को सम्मान देते हुए वो टैटू करवाता है अपने पीठ में और इस टैटू का नाम होता है द स्टैंडिंग मैन। और इसी तरह से उसने एक नई परंपरा शुरू कर दी होती है अपने परिवार में, उस आदमी को इज्जत देते हुए जिसने उसके परिवार को बचाया था। और इसी परंपरा के अनुसार हानायामा क्लैन के सबसे बड़े बेटे को ये टैटू अपने पीठ पर करवाना ही होता है और ऐसा ही हानायामा ने भी किया था। लेकिन हानायामा के मन में एक बात आई, स्टैंडिंग मैन को हॉनर देने के लिए केवल टैटू बनाना ही काफ़ी नहीं है, तलवार के घाव भी होने ही चाहिए, ऐसा हानायामा का मानना था। और जब उसने टैटू बनवाया ऐसे ही अचानक से वो अपने दूसरे राइवल गैंग के ऑफिस में चला जाता है और कत्ले आम मचा देता है। और उस रात उसने 10 मिनट में पूरे गैंग को ख़त्म कर दिया होता है। लेकिन उसका मेन गोल तो ये होता है कि तलवार से उसे कट लगे ताकि उस मैन को जिसने उसके परिवार को बचाया उसे असली हॉनर मिले। खैर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम देखते हैं हानायामा को और यहाँ पर वो अपने पेट में मजबूत एकदम मोटा वाला कपड़ा बांध रहा होता है, क्योंकि उसे फाइनली लड़ने के लिए जाना है मुशाशी से। और यहाँ पर ये सब करते हुए एकदम से उसका राइट हैंड मैन कहता है, आपको सच में लगता है कि आपको मुशाशी से लड़ना चाहिए? अच्छा ये सब छोड़िए, एक बात बताइए बॉस, आप मुशाशी के बारे में कितना जानते हैं? हाँ, मैं मुशाशी के बारे में जानता हूँ। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन कहे जाते थे, ये हमारे जापान में ही रहते थे। बॉस आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मुशाशी को इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। आपको नहीं लगता उसके कमजोरी उसके ताकत के बारे में आपको और पता होना चाहिए? खैर उतने में ही हानायामा इसके जवाब में कहता है, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे इतना पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है और मुझे उससे लड़ना है, बस मुझे इससे ही मतलब है। इससे ज़्यादा मुझे ना उसे जानने की चाह है और ना ही मुझे कोई मतलब है। खैर यहाँ पर बात खत्म करके हम देखते हैं कि हानायामा और उसका राइट हैंड मैन निकल जाते हैं मुशाशी की तलाश में। और हानायामा यहाँ सच में बैड एस लग रहा होता है। खैर उतने में ही पुलिस उसे नमस्कार करती है और थैंक यू कहती है उनके सर्विस के लिए। उतने में ही हानायामा उनसे पूछता है, कहाँ है वो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी रक्षा के लिए उनसे लड़ने के लिए हामी भर दी। खैर वो बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। खैर इतना कहते ही मुशाशी दूर से आ जाता है और यहाँ पर जैसे ही मुशाशी नोटिस करता है हानायामा को तो वो एकदम खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, हो ज़रा देखो तो,
लगता है यहाँ मेरा ही इंतजार हो रहा था। तो नौजवान, उन पुलिस वालों ने बताया कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या काम है मुझसे? खैर उसी बीच एकदम से हम देखते हैं हानायामा अपना चश्मा उतारता है और कोट को भी उतार देता है और यहाँ पर पूरे तरीके से सुंदरता के साथ लड़ने वाले पोजीशन में आ जाता है। खैर उतने में ही बाकी के जो लोग होते हैं वो लोग वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं सब देखने के लिए, और इतने में ही मुसाशी हानायामा से कहते हैं, मानना पड़ेगा नौजवान, तुम तो सच में काफ़ी सुंदर हो और तुम्हारे शरीर को देखकर लग रहा है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। खैर इसी बीच हम देखते हैं कि हानायामा को कुछ दिखता है, वो कुछ नोटिस करता है, वो फील करता है कि मुसाशी के पीछे कुछ नहीं दिख रहा। पिच ब्लैक एकदम डार्कनेस वॉइड नज़र आ रहा है उसे मुसाशी के बाद। उसे एक ऐसा अंधेरा दिख रहा होता है जिसने सब कुछ ऑलरेडी निगल लिया है, और जैसे ही एक पैर हानायामा आगे बढ़ाता है तो वो नोटिस करता है कि जैसे वो फंस गया है, उस अंधेरे की गिरफ्त में फंस गया है। लेकिन यहाँ पर हानायामा को इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपनी गर्दन चटकाता है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। अपनी मैसिव बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए हानायामा खड़ा हो जाता है, और जो स्टैंस हानायामा ने लिया होता है ये कोई बॉक्सिंग या कराटे वाला स्टैंस नहीं होता, ये प्योर मैस्कुलिनिटी का प्रतीक होता है। लेकिन उससे ज़्यादा मुसाशी उसके पंच थ्रो वाले स्टाइल को देखकर चौंक जाते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से अपना पंच लॉन्च करता है हानायामा, लेकिन पंच मारने के पहले क्या हुआ ये तो देख लो। खैर यहाँ पर ये सब रोकने के लिए पुलिस मौजूद होती है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर इनके फेस ऑफ को नहीं रोक पा रही होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हानायामा मुसाशी से लड़ें। और उतने में ही मुसाशी कुछ नोटिस करते हैं हानायामा में। वो देखते हैं कि इसके पीछे से लाइट आ रही है, एक ऐसी लाइट जो कि बहुत प्योर है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुसाशी यहाँ पर उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके अचीवमेंट्स वगैरह वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो भी दिख रहा होता है सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट होती है वो। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो मुसाशी के वाइड ने, ब्लैकनेस ने जैसे सब कुछ उसके अचीवमेंट्स को घेर रखा है, वैसे ही हानायामा के साथ उल्टा है। यहाँ पर उसकी ब्राइट लाइट, उसकी पॉजिटिविटी और उसके अपने ऊपर भरोसे ने सब कुछ घेर रखा है, सिर्फ वही उसके पास बचा है और कुछ नहीं। वैसे ही डार्कनेस मुसाशी के पास बची है और कुछ नहीं। तो आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि मुसाशी ऐसा डार्कनेस वाले व्यक्ति कब से हो गए, तो इसका जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में पक्का मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ पर मुसाशी ये सब देखकर सोच रहे होते हैं कि ये काफ़ी अलग है, क्योंकि जब मैंने उस लड़के से लड़ाई की थी शुरू में, तब मुझे बहुत सारा खाना दिखा था उसके पीछे। तो बाकी के पीछे खाना दिखने का ये मतलब है कि बाकी भूख मिटा सकता है, मतलब वो बहुत सारे मार्शल आर्ट्स जानता है, उसके पास कई सारे मूव हैं आपको तृप्त करने के लिए, क्योंकि यूजिरो ने इसे इसी तरह से बड़ा किया है यार। यूजिरो का मतलब इसी तरीके से बाकी पेट भरता है, उन्हें सेटिस्फाई करता है, ऐसा हम मान सकते हैं। खैर तभी मुसाशी पिकल को भी याद करते हैं, उन्हें याद आता है कि उसके पीछे प्रेज यानी कि जो हाथ हैं और साथ ही साथ सोना उन्हें देखने को मिला था। तो यहाँ पर पिकल के पीछे इतने सारे हाथ दिखने का मतलब है उसकी फ़ैन फॉलोइंग, क्योंकि वो सबसे बेस्ट हंटर था, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लोग फ़ैन तो होंगे ही। और साथ ही साथ आज के युग में भी पिकल को बहुत माना जाता है, नेशनल ट्रेजर माना जाता है उसे। और जो सोना हम देख रहे हैं वो उसकी कमाई की तरह है, मतलब जैसे फेम के साथ तो मनी आती ही है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर पिकल के रूप में हमें दर्शाया जा रहा है। और इसके बाद मुसाशी यूजिरो को भी याद करते हैं, उन्हें तो उनके सोने का ढेर लिटरली आसमान तक जाता हुआ दिख रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, तो एपिसोड नंबर 6 देख लेना, पता चल जाएगा कि यूजिरो ने क्या कमाया है। खैर उतने में मुसाशी जो है शिबुकावा को भी याद करते हैं, और वहाँ पर फूल का बगीचा उन्होंने देखा था, और इस फूल के बगीचे का मतलब ये है कि बैटल फील्ड अब शांत हो चुका है, वो आदमी रिटायर हो चुका है और फूल का बगीचा खिल चुका है। कुल मिलाकर ये एक रिटायर्ड और हैप्पी आदमी का प्रतीक है। और वहीं हानायामा की बात करें तो मुसाशी घूर घूर कर उन्हें देख रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये तो प्योर शून्यता है, मतलब कोई चाह नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, यहाँ पर
प्योर शून्यता नज़र आ रही है उन्हें हाना यामा में, और यहाँ पर हाना यामा की ताकत जो है ये भी वो फील कर पा रहे हैं। फिर अब फाइनली हाना यामा मुसाशी के ऊपर अटैक करने का मूड बना लेता है और यहाँ पर बेंट ओवर होके अपने उस पंच को चार्ज करने लगता है। और यहाँ पर इस पंच को इस तरीके से चार्ज होता देख मुसाशी को फाइनली समझ में आ जाता है इस सफ़ेद रोशनी का राज। तभी मुसाशी कहता है, मैं समझ गया, ये लड़का शूरवीर है, ये लड़का योद्धा है, ये बहुत प्योर है। ऐसा कहकर वो अपने आँख को बंद कर लेते हैं और हाना यामा का घूंसा उनके चेहरे से कनेक्ट होता है। और तभी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और दे देता हूँ। तो यहाँ हम सबको पता ही है कि रोशनी कितनी प्राणदायक होती है। रोशनी हम सबका जीवन बेटर बनाती है, रोशनी खुद जीवन देती है। तो क्यों ना रोशनी को बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ताकि सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, क्योंकि रोशनी अगर अपने फुल पोटेंशियल में आ गई तो डार्कनेस की तरह वो भी सब कुछ निगल जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा। तो मेन लेसन ये है कि रोशनी की वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है उसके छाया की जो उसके साथ आती है। जब दोपहर का समय होता है तब धूप की किरणें वो रोशनी ज़मीन को हिट कर रही होती है। उस बीच अगर आप खड़े हो जाते हैं एक पेड़ के नीचे छाया में, तब आपको पता चलेगा कि इसका असली मतलब क्या है। और आपको क्या लगती है वो छाया क्या है? वो छाया है डार्कनेस। और जब रात को आपके घर की बत्ती चली जाए और चारों तरफ डार्कनेस हो जाए, उसमें अगर आप अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो वो क्या है? ब्राइटनेस। तो इसी तरह मुसाशी और हाना यामा यहाँ पर डार्कनेस और ब्राइटनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपने पूरे पोटेंशियल में हैं। दोनों अपने इतने पोटेंशियल में हैं कि उनके पास्ट लाइफ को, उनके अचीवमेंट्स को, उनके प्रेज को, सारी चीज़ों को उसने निगल लिया है। वो सब वही हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो कंज्यूम हो चुके हैं उनके डार्कनेस और उनके ब्राइटनेस के द्वारा। खैर यहाँ पर बैक टू द मेन स्टोरी, एकदम से हाना यामा का ये पंच मुसाशी के मुंह में लगता है, उनका नाक फट जाता है, हवा में एकदम दूर उड़ जाते हैं वो, क्योंकि सच में काफ़ी ताकतवर पंच मारा होता है हाना यामा ने, और लोग देखकर एकदम चौंक गए होते हैं। और यहाँ पर मुसाशी हवा में एकदम कुछ देर उड़ते हुए धड़ाम से ज़मीन में जाकर गिरते हैं, एकदम फ्लैट हो जाते हैं। खैर हाना यामा का ये पंच सच में काफ़ी असरदार होता है, और वैसे ही हाना यामा एकदम से मुसाशी की ओर बढ़ने लगता है। मुसाशी अभी भी चित पड़े हुए हैं। खैर जैसे ही हाना यामा उनके करीब आता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से अपना हाथ वो आगे करता है और एकदम से मुसाशी का कॉलर को पकड़ता है और उठा लेता है उन्हें। तो यहाँ पर अल्फा, गामा, ओमेगा ये सब आपको देखना है, मैस्कुलिनिटी देखना है तो हाना यामा को देखो यार, इसके जैसा मर्द कैरेक्टर पूरे बाकी वर्ल्ड में नहीं है। खैर ऐसे ही हाना यामा मुसाशी को उठाता है और मुसाशी यहाँ पर हाँफ रहे होते हैं। उतने में ही हाना यामा उनसे पूछता है, ओए लड़ पाएगा? और इस सीन को टोकुगावा चीफ पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर देख रहे होते हैं, और उतने में ही मुसाशी कहता है, बड़ी दिलचस्प बात है, अपने एक पंच के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं आगे लड़ पाऊंगा? तुम सच में अपने अपोनेंट का केयर करते हो। खैर इतना सुनते ही हाना यामा को गुस्सा आ जाता है, वो एक जोरदार पंच बनाता है और जैसे ही उठाकर वो मुसाशी के पेट में मारने ही वाला होता है, उसे फील होता है कि रुको कुछ तो गड़बड़ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मुसाशी ने तलवार घुसा दिया होता है उसके हाथ में। ओह लिटरली यहाँ पर उसके हाथ में घुस गई होती है तलवार। उतने में ही हम देखते हैं कि लोग भी ये सब देखकर एकदम चौंक गए होते हैं, और हाना यामा जो है यहाँ पर कुछ खास रिएक्शन तो नहीं देता, लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से मुसाशी अपनी तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी बीच हाना यामा अपने पंच को सीधा कर देता है। और यहाँ पर मुसाशी उससे पूछते भी हैं, अरे तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? उतने में ही हम देखते हैं कि एक जोरदार, उसी हाथ से एक जोरदार पंच मुसाशी को वो मारते हैं, जिससे होता ये है कि मुसाशी फिर से एकदम दूर जाकर गिरता है। बहुत जोर से लगा होता है ये दूसरा पंच उन्हें, और सच में गिरकर उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है, नाक से भलभल भलभल खून बह रहा होता है। और हाना यामा की हालत देखकर पब्लिक लिटरली डर गई होती है, लड़कियां चिल्ला रही होती हैं, क्योंकि उसके हाथ में इतना
अंदर तक तलवार जो धंस गया है भाई, लेकिन फिर भी फर्क ही नहीं पड़ता हानायामा को। वो मुसाशी के पास आता है, मुसाशी उठकर बैठते हैं और उससे कहते हैं, रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो नौजवान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। खैर उतने में ही मुसाशी उससे कहते हैं, तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा, आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया हूँ यहाँ पर, तो मैं बता दूँ मेरा नाम है मियामोटो मुसाशी, तुम्हारा नाम क्या है? खैर पहले तो मुसाशी की बात को अच्छे से हानायामा सुनता है और कहता है, माफ़ करना, मैंने आते ही मारना शुरू कर दिया, मेरा नाम है काओरू हानायामा। और एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस अपना काम करने आया हूँ। इतना सुनते ही मुसाशी एकदम से खड़े हो जाते हैं हानायामा के सामने और उससे कहते हैं, तो नौजवान, क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारा नाम आखिर क्यों पूछा? मुझे तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारा नाम इसलिए पूछा ताकि मुझे थोड़ा आराम करने का समय मिल जाए। मतलब सोचो भाई, मुसाशी को यहाँ पर थोड़ा ऐसा चीप ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ रहा है हानायामा से बचने के लिए। मतलब कितना ओवरवेल्म तरीके से मारा है यहाँ पर हानायामा ने मुसाशी को कि एकदम उल्टी पुल्टी बात कर कर आराम करना पड़ रहा है उन्हें। खैर उतने में ही वो हानायामा से कहते हैं, क्या हुआ, मुझे मारोगे नहीं? ऐसे कैसे जीतोगे तुम? खैर फाइनली हानायामा को इतना सुनते ही आ जाता है गुस्सा और एक जोरदार पंच वो जड़ देता है मुसाशी के ऊपर। और उससे होता ये है कि उस तलवार को जो धसी हुई थी उसके फिस्ट में उसे पकड़ लेते हैं मुसाशी और हम देखते हैं कि हानायामा का हाथ पूरा कट जाता है, ऐसा मुसाशी को लगता है। लेकिन मुसाशी ये देखकर चौंक जाते हैं कि इतनी ताकत लगाने के बावजूद वो अपने तलवार को आगे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं उसके हाथ में। खैर तभी हानायामा एक गलती कर देता है, एक अपर कट मारने की वो कोशिश करता है और यहाँ पर दूसरे तलवार को निकाल कर काटने का मौका मिल जाता है मुसाशी को। सीधा उसके बैक में एक जोरदार अटैक कर देते हैं मुसाशी और तभी हमें मिलता है एक फ्लैशबैक। और जो किंग यहाँ पर बैठे होते हैं वो दूसरे आदमी से कहते हैं, जो तुमने मेरे लिए लाया है ये सच में लाजवाब है, इतना बताओ कि इसका वज़न कितना है? तो उतने में ही वो आदमी बताता है कि ये लगभग 700 किलो का है। और हमें पता चलता है कि ये सांड के बारे में बात हो रही है, एक बहुत बड़ा सांड होता है, लिटरली मसल से भरा हुआ। तभी किंग मुड़ते हैं और किसी से कहते हैं, तो चीफ कमांडर, तुम तो हर चीज़ काट देते हो ना, पूरे योद्धा हो, कोई भी चीज़ हो, कोई तुम्हारे सामने नहीं टिक पाता, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस सांड को काट पाओगे? ये तो जानवर है। तभी हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं मुसाशी ही हैं। और यहाँ पर मुसाशी कहते हैं, काट पाऊंगा या नहीं, इसका क्या मतलब है? खैर तभी किंग कहते हैं, ओह हाँ मैं समझ गया, तुम डर रहे हो इस बुल से ना। इतना सुनते ही मुसाशी एकदम से कूद पड़ते हैं और उस बुल को बीचों बीच से काट देते हैं। एक बार में मुसाशी ने उसे काटा होता है और वो बुल नीचे गिरकर तुरंत 2 टुकड़ों में मर जाता है, उसका अंदर का सामान पूरा बाहर आ जाता है। और तभी मुसाशी मुड़ते हैं और कहते हैं, आपको क्या लगता है, आप अगर किसी रसोइये के सामने मछली रखेंगे और उससे पूछेंगे क्या तुम इसे काट सकते हो या नहीं, तो वो तो काट ही देगा ना। अब आपके मन में कोई और सवाल उठ रहा है तो मैं सब दूर कर दूंगा। तो उतने में ही एम्परर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं, मैं मान गया। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि स्टैंडिंग मैन के टैटू पर यहाँ एक और कट लग चुका होता है मुसाशी के द्वारा। एकदम पैना कट मारा होता है मुसाशी ने, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अभी तक तो इस बंदे को 2 टुकड़ों में कट जाना चाहिए था और ज़मीन में गिरकर मर जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी इससे कुछ नहीं हुआ। जितना उन्होंने सोचा था उतना डैमेज तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक हड्डी तो टूटनी ही चाहिए थी। यहाँ तक कि बस थोड़ा सा मांस ही कटा है और कोई नुकसान नहीं हुआ, उतना खून भी नहीं बह रहा। और यहाँ पर हानायामा सच में मूड में आ गया होता है अब। और यहाँ पर हानायामा के शरीर को देखकर वो समझ जाते हैं कि एकदम लोहे जैसा शरीर है इस बंदे का। खैर उसी बीच हम देखते हैं तलवार फंसा हुआ हाथ हानायामा एकदम से आगे करता है और यहाँ पर वो मुसाशी से कहता है, माफ़ करना, मैं पहले इसे नहीं निकाल पाया, लो तुम ले सकते हो इसे वापस। एक मिनट, क्या तुम सच में मेरा तलवार मुझे वापस कर रहे हो, वो भी खुद से? यार तुम कितने अच्छे हो। मतलब यहाँ पर मुसाशी सच में इम्प्रेस हो गए होते हैं, एकदम कूद पड़ते हैं वो। इतना बड़ा शरीर के अंदर एकदम कोमल बच्चे जैसा दिल है, हानायामा कितना इनोसेंट है ये सबको पता चल गया होता है। और वहीं दूसरी तरफ टोकुगावा और पुलिस चीफ भी काफ़ी इम्प्रेस लग रहे होते हैं हानायामा से। और फिलहाल ये इम्प्रेसिव एपिसोड समाप्त हो जाता है और ये
इम्प्रेसिव फाइट आगे बढ़ेगी दूसरे एपिसोड में, जिसमें ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और जल्दी ही वीडियो आने वाली है। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। आई एम आउट।